हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर बी शेरिडन की। तो आर बी शेरिडन एक तरह से रेस्टोरेशन के बाद और रोमांटिक टाइम पीरियड से पहले आते हैं, रेस्टोरेशन में ही आते हैं ये। इनके वर्क हैं जो रेस्टोरेशन और रोमांटिक पीरियड के बीच में हैं। तो बाकी सारे जो भी रेस्टोरेशन के टाइम और प्री रोमांटिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, ये लास्ट बचे हैं आर बी शेरिडन। और इसके बाद हम रोमांटिक पीरियड शुरू करेंगे, तो ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाएगा। तो आर बी शेरिडन इनका बर्थ हुआ था 1751 में, इनकी डेथ हुई थी 1816 में। ये स्टाइलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, प्ले राइट थे, पोएट और लॉन्ग टर्म ऑनर ऑफ द लंदन थिएटर रॉयल और ड्यूरी लेन। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज प्लेस एज द राइवल, द स्कूल फॉर स्कैंडल, द ड्यूना एंड अ ट्रिप टू स्कारबोरो। तो ड्यूना ये एक ओपेरा है, ये दोनों प्लेज हैं इनके। द राइवल्स जो 1775 में आया था और द स्कूल फॉर स्कैंडल जो 1777 में आया था, मतलब 2 ईयर्स के बाद। ये 32 ईयर्स के लिए एमपी रहे थे, विग पार्टी के सपोर्टर थे। In 1775, Sheridan first play The Rival was produced at London's Covent Garden Theatre। तो सबसे पहले ये कोवेंट गार्डन थिएटर में 1775 में प्ले इसकी परफॉर्मेंस हुई थी द राइवल की, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो गया था फर्स्ट नाइट में ही, क्योंकि उसमें जो एक्टर थे जॉन ली, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने सर ल्यूसियस और ट्रिगर का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन बहुत ख़राब एक्टिंग की थी इन्होंने, जॉन ली ने। तो फिर बाद में शेरिडन ने क्या किया कि इस प्ले को रीराइट किया, बाद में फिर से लिखा और फिर से प्रेजेंट किया एक न्यू एक्टर के साथ। और जो न्यू एक्टर थे वो थे लॉरेंस क्लिंच। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की और ली को रिप्लेस किया था। तो फिर ये बहुत सक्सेसफुल हो गया था, इमीडिएटली इस्टेब्लिशिंग द यंग प्ले राइट्स रेपुटेशन एंड द फेवर ऑफ फैशनेबल लंदन। इट वेंट ऑन टू बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये राइवल की सक्सेस के बाद दूसरा प्ले आया, इनके जो फादर इन लॉ थे, सॉरी, शेरिडन के फादर इन लॉ थे थॉमस लिनले द एल्डर, एक कंपोजर थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर द ड्यूएना ओपेरा प्रोड्यूस किया था। ओपेरा में क्या होता है कि एक सॉन्ग होता है, ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है। द पीस वार्मली रिसीव्ड, प्लेड फॉर 75 परफॉर्मेंस। इज मोस्ट फेमस प्ले द स्कूल फॉर स्कैंडल। तो राइवल, फिर ये ओपेरा आ गया द ड्यूएना, इसके बाद इनका द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये भी प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सक्सेसफुल भी है। तो इसके बाद ये आया था जो 1777 में आया था। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट फॉलो बाय द क्रिटिक। तो फिर उनका एक और वर्क आया द क्रिटिक जो 1779 में आया था। एन अपडेटिंग ऑफ द स्टारिकल रेस्टोरेशन प्ले द रिहर्सल। Having quickly made his name and fortune in 1776, Sheridan brought David Garrick's share in the Drury Lane। तो काफ़ी पैसा आ गया था, काफ़ी फेमस हो गए थे, तो ड्यूरी लेन थिएटर था उसमें इन्होंने अपना शेयर खरीद लिया था। एंड इन 1778 द रिमेनिंग शेयर इज लेटर प्ले वर ऑल प्रोड्यूस्ड देयर। तो सारे प्ले इनके बाद में वहीं पे प्रोड्यूस हुए। In 1778, Sheridan wrote The Camp, which commented on the ongoing threat of a French invasion of Britain. The same year, Sheridan's brother-in-law Thomas Linley, a young composer who worked with him at Drury Lane Theatre, died in a boating accident. शेरिडन हैड अ राइवलरी विद हिज फेलो राइटर रिचर्ड कुम्बरलैंड। तो इसी इनके साथ इनका राइवल चलता रहता था, रिचर्ड कुम्बरलैंड का। तो इनको एक वर्क था द क्रिटिक शेरिडन का, उसमें इन्होंने इनकी पैरोडी की है। पैरोडी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन या कैरेक्टर को मॉक करना, कोई लिटरेरी वर्क को मॉक करना। इन्होंने रिचर्ड कुम्बरलैंड को मॉक किया था, उनकी पैरोडी की थी द क्रिटिक में, जो 1779 में आया था। इन 24 फरवरी 1809 द थिएटर बर्न। तो ये जो थिएटर था उसमें आग लग गई। ऑन बींग एनकाउंटर ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाइन एट द स्ट्रीट वाइल वॉचिंग द फायर। तो ये इनके हाथ में गिलास था वाइन का, स्ट्रीट पे खड़े होकर देख रहे थे ये। शेरिडन was famously reported to have said, "A man may surely be allowed to take a glass of wine by his own fireside." Sheridan was the manager of the theatre for many years and later became the sole owner with no managerial role। तो बाद में ये कोई मैनेजर नहीं रहे थे, सोल ओनर बन गए थे। इसके बाद इनका जो प्ले था द राइवल, वो आया था। राइवल काफ़ी फेमस था। इसकी परफॉर्मेंस पहले तो वो एक्टर की वजह से ख़राब हो गई थी, बाद में इन्होंने फिर से लिखा और फिर से परफॉर्म किया था। तो इसकी समरी जो है वो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें लीडिया लैंग्विश एक लेडी होती है, वो सोचती है कि उसे उसका प्यार मिले और लड़का गरीब होना चाहिए, मतलब एरिस्टोक्रेट या रिच फैमिली से नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक आंट होती है मेलाप्रोप, मिसेस मेलाप्रोप। तो यहीं से मेलाप्रोपिज्म इंग्लिश लिटरेचर में एक टर्म आई है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसको
ये राइटिंग में थोड़ी सी स्पेलिंग आगे पीछे हो जाती है। तो लीडिया लैंग्वेज होती है, वो एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती है कि उसको ट्रू लव मिले और वो लड़का गरीब हो। तो एक एरिस्टोक्रेटिक कैप्टन होते हैं, कैप्टन जैक एब्सोल्यूट, तो ये इसे प्यार करते हैं। जब इनको पता चलता है कि ये तो गरीब लड़के से शादी करना चाहती है, तो ये अपने आप को एक तरह से गरीब ही दिखाता है कि मैं तो गरीब ही हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब एट द एंड जब इनके जो इनकी आंटी होती है वो बोलती है कि अगर तू ऐसा करेगी तो तुम्हें अपनी जो भी प्रॉपर्टी है आधी वो तुम्हें नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। तो सर एंथनी जो जैक के फादर हैं वो लास्ट में एंड में आते हैं और लीडिया भी अपना जो पागलपन है छोड़ देती है और हैप्पीली दोनों की मैरिज हो जाती है। तो यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद स्कूल फॉर स्कैंडल है इनका दूसरा वर्क, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल था। ये भी 5 एक्ट में है और 1777 में इसकी परफॉर्मेंस हुई थी और पब्लिश हुआ था 1780 में। 77 में परफॉर्मेंस और 1718 में ये पब्लिश हुआ था। With its inspirited ridicule of affection and pretentiousness, it is the one of the greatest comedies of manners. इसमें चार्ल्स सरफेस होते हैं, एक मैन होते हैं चार्ल्स सरफेस, एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं बट गुड हार्टेड यंग मैन, और एक इनका भाई होता है जोसेफ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये एक मैरिड वूमन होती है, यंग वूमन होती है, एक वेल्दी ओल्ड नोबलमैन की, तो कोई बुढ़ा सा नोबलमैन होता है, उसकी यंग वाइफ होती है लेडी टीजेल। तो ये एक तरह से इस पर डोरे डाल रहा होता है इसको फंसाने के चक्कर में। तो जोसेफ होता है वो अच्छा नहीं होता है, चार्ल्स सरफेस होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो इनके एक अंकल होते हैं सर ओलिवर सरफेस, उनका कोई बच्चा नहीं होता है। तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है ये सोचते हैं कि दोनों भतीजे हैं ये मेरे, इनमें से किसको मिले। तो इसी का पता लगाते हैं कि जो भला होगा ना मैं उसी को दूंगा। तो ये डिस्क्यूज़ अपने आप को कर लेते हैं डिस्क्यूज़, और वेस बदल के डिस्कवर करते हैं कि जोसेफ है वो अच्छा नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, और चार्ल्स सरफेस है वो एक अच्छे हैं। तो उनको प्यार भी मिलता है अपना और सारी प्रॉपर्टी भी इनको देते हैं चार्ल्स सरफेस को। तो आरबी शेरिडन कंप्लीट हो गए हैं, उनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उनकी समरी भी कंप्लीट हो गई है। पूरा रेस्टोरेशन और प्री रोमांटिक पीरियड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रोमांटिक पीरियड से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।